Good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to start with remaining chapter number 11, performance of contract. Yesterday की क्लास में हमने चैप्टर 11 का हाफ कवर कर लिया था, जिसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे. तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. दैट मीन्स कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोथ द पार्टीज हैव टू एग्जीक्यूट समथिंग. दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना होता है, उसी को हम परफॉर्मेंस बोलते हैं. अब क्या है, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म, यानी किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले वो जो प्रॉमिसर है, यानी जिसने प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट को खुद से एग्जीक्यूट यानी परफॉर्म कर सकता है. सेकंड क्या है, उसके एजेंट के द्वारा, बाय द एजेंट ऑफ द प्रॉमिसर. यानी सपोज मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, और मैं अपने एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ, तो मेरा एजेंट जो है वो बैग्स को डिलीवर कर देता है और पेमेंट को रिसीव कर लेता है. यानी अगर प्रिंसिपल चाहे तो अपने एजेंट को अपॉइंट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर ऑफ द प्रॉमिसर. अगर जो प्रॉमिसर है उसकी डेथ हो जाती है किसी अनसर्टेनिटी में, तो उसका जो उत्तराधिकारी यानी लीगल हायर है वो उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है. यानी मान लीजिए ए ने एक बैंक से कोई लोन ले रखा है और ए की डेथ हो जाती है उस लोन को रिपे किए बिना, तो ए का जो लीगल हायर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी उसका बेटा है सी, वो उस पेमेंट को बैंक को दे सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस बाय अ थर्ड पार्टी. अगर प्रॉमिसर चाहे तो थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकता है अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए. जैसे मान लीजिए मेरी कोई इंश्योरेंस कंपनी है और मुझे किसी को क्लेम का सेटलमेंट करना है. अगर मैं खुद वो क्लेम का सेटलमेंट ना करके किसी थर्ड पार्टी को क्लेम का सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी दे देती हूँ, तो ये क्या होगा, जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ थर्ड पार्टी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर जॉइंट प्रॉमिस एंड इट्स परफॉर्मेंस. अब ये जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है, जॉइंट प्रॉमिस का मतलब होता है यदि किसी प्रॉमिस या यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिसी और एक या एक से अधिक प्रॉमिसर हो. ठीक है, या तो फिर एक या एक से अधिक प्रॉमिसी और एक प्रॉमिसर हो, या फिर एक या एक से अधिक प्रॉमिसी भी हो और प्रॉमिसर भी एक या एक से अधिक हो. सपोज ए और बी प्रॉमिसी है, यानी ए और बी ने लोन दिया है सी और डी को. सी और डी जो है वो प्रॉमिसर है, वो लोन को रिपे करने की डेडलाइन देते हैं 31 जनवरी ए और बी को. तो ए और बी ने मिलकर लोन किसको दिया, सी और डी को. ए और बी क्या है, प्रॉमिसी, और सी और डी क्या है, प्रॉमिसर. तो सी और डी जो है 31 जनवरी तक ए और बी को लोन को रिपे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं. तो ये क्या कहलाता है, जॉइंट प्रॉमिसेस. ठीक है, अब इसके कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट क्या है हमारा, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. अब मैंने आपको बताया कि सी और डी दोनों ने लोन ले रखा है, तो सी और डी में से लोन को कोई भी रिपे कर सकता है. या तो सी पूरा लोन रिपे कर सकता है, डी पूरा लोन रिपे कर सकता है, या सी और डी मिलकर भी लोन को रिपे कर सकते हैं. इन केस अगर सी की डेथ हो जाती है तो सी का जो लीगल हायर है यानी उसका जो उत्तराधिकारी है वो बी के साथ मिलकर डी के साथ मिलकर लोन को रिपे कर सकता है. अगर सी की भी डेथ हो जाए, डी की भी डेथ हो जाए, तो इन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर्स मिलकर ए और बी के लोन को चुका सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. अब देखिए एनी वन यानी दो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, उन दोनों में से किसी को भी कंपेल किया जा सकता है कि आप पूरे लोन को रिपे कीजिए. जैसे कि ए और बी से सी और डी ने लोन ले रखा है, तब ए चाहे तो वो सिर्फ कह सकता है सी को भी कि आप पूरा अमाउंट मुझे पे कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ही देखकर लोन दिया था, इसलिए मैं पूरा अमाउंट आपसे ही रिकवर करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्रोमिसर्स. जैसे कि सी और डी दो प्रोमिसर्स हैं, वो अदर प्रोमिसर से कंट्रीब्यूशन कंपेल कर सकते हैं. सपोज ए ने तो सी को बोल दिया कि मैं पूरा लोन का पैसा आपसे ही लूंगा,
लेकिन सी चाहे तो डी को मजबूर कर सकता है कि अगर 50,000 का लोन है तो 25,000 मैं रिपे करूंगा और 25,000 आप मुझे दीजिए, तभी हम रिपे करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी कोई एक उठाएगा, दोनों को मिलकर उठानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए सी डी ई 3 व्यक्तियों ने लोन लिया हुआ था ए से मिलकर, अब ई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी दिवालिया हो गया या किसी वजह से पागल हो गया, तो ए का जो हिस्सा है, ए का जो लॉस है वो कौन सहन करेगा? सॉरी, ई का जो लॉस है वो कौन सहन करेगा? सी और डी मिलकर सहन करेंगे। यानी मान लीजिए उन्होंने 60,000 का लोन लिया था, जो उन्हें 20,000 रुपए पे करने हैं ए को, तो अब जो ई है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो अब उन दोनों पे कितना शेयर आ जाएगा? 30,000, क्योंकि टोटल लोन कितना था? 60,000, वो तीनों में बटा था 20,000। लेकिन ई क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी वजह से लोन अमाउंट सी और डी को पे करना होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। अगर कोई एक प्रोमिसर चाहे कि मैं लोन की जिम्मेदारी से या अपने प्रॉमिस से मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या तो सारे प्रोमिसर्स उस लाइबिलिटी से मुक्त होंगे या फिर कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर सी या डी में से कोई ये चाहे कि डी जो ये चाहे कि सिर्फ सी अकेला लोन को रिपे कर देगा और मैं इससे आजाद हो जाऊं, मैं मुझे पे ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। सी अकेला कभी भी पे नहीं करेगा। अगर लोन से रिमुक्त होंगे तो दोनों होंगे, वरना कोई एक नहीं होगा, या दोनों को ही पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? जॉइंट प्रोमिसी कौन है? जिससे प्रॉमिस किया गया है, यानी जिसे कुछ पैसा लेना है, जिससे वादा किया गया है। जॉइंट प्रोमिसी के केस में अगर मान लीजिए एक या एक से अधिक जॉइंट प्रोमिसी हैं, जैसे ए और बी ने लोन दिया हुआ है सी और डी को, तो ए और बी क्या है? जॉइंट प्रोमिसी, और सी और डी क्या है? जॉइंट प्रोमिसर्स। तो ए और बी को ये अधिकार है कि वो सी और डी से लोन ले सकते हैं, लेकिन ए में से अगर ए की डेथ हो जाती है ए और बी में से, तो ए का लीगल हायर को ये अधिकार है कि वो बी के साथ मिलकर अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बी की भी डेथ हो जाती है तो ए और बी दोनों के लीगल हायर्स, दोनों के उत्तराधिकारी अपने लोन को क्लेम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। सेम अगर उठाएं तो एक पार्टनरशिप फर्म की दशा में सभी पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म ने यदि किसी को लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप फर्म के सभी मेंबर्स को, सभी पार्टनर्स को अपने लोन को रिकवर करने का अधिकार है, ज्वाइंटली और थ्रू द फॉर्म ऑफ लीगल हायर्स। और यही यदि अगर बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कर्ता की, तो उसको भी ये राइट होता है कि वो अपने लोन को रिकवर कर सकते हैं, या तो वो खुद अगर अलाइव है तो खुद करेंगे, अगर वो अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो उनके लीगल हायर्स ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ज्वाइंट प्रोमिसी में से किसी को केस करना पड़ेगा प्रोमिसर पे, क्योंकि प्रोमिसर लोन रिपे नहीं कर रहे हैं, तो केस डालना पड़ेगा, तो सभी ज्वाइंट प्रोमिसेस को केस डालने की जरूरत नहीं है, किसी एक के केस डालने से भी अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। यानी अब टाइम, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की बारी आती है तो किसी निश्चित टाइम पर, किसी निश्चित डेट पर ही कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी पूरा कर दिया जाए। मान लीजिए अगर मैंने मिस्टर ए से 100 शर्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है, तो मेरे शॉप क्लोज होने के बाद वो मुझे डिलीवरी देंगे, तो वो ऑर्डर कहाँ रखा जाएगा, है ना? तो कुछ टाइम, कुछ डेडलाइन होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए जहां पर हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे। तो उसके बीच से कुछ क्वेश्चंस हैं कि एडिक्वेट टाइम पर, यानी कि जो रीजनेबल टाइम है उसके अंदर डिलीवरी आनी चाहिए, और टाइम ऐसा हो जो कि एडिक्वेट हो। तो एडिक्वेट टाइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, where no application is to be made and no time is specified। जब कोई भी जैसे प्रोमिसी है या प्रोमिसर है, दोनों ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कि किस टाइम पर मुझे पेमेंट चाहिए या डिलीवरी चाहिए और कहाँ मुझे डिलीवरी चाहिए, और कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है,
तो जो दो पार्टीज हैं उनको अपना प्रॉमिस कहाँ पूरा करना है, एक रीजनेबल टाइम पर, यानी कि जैसे 9 to 5 के वर्किंग आवर्स होते हैं और उसकी मान लीजिए गोदाम के ओपन होने का टाइम 9 to 5 है, तो आपको वहां पर डिलीवरी देनी है। और जैसे मान लीजिए एक बुक सेलर ने बुक्स का ऑर्डर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसे होलसेलर कब तक बुक्स दे देगा, एट द अर्लीस्ट, क्योंकि सेशन अगर स्टार्ट होने वाला है जुलाई से, तो बुक्स का ऑर्डर उसके पास जून तक रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर बुक्स के ऑर्डर के रिसीव होने में थोड़ी देरी भी होती है तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है कि ड्यू टू हैवी डिमांड ऑफ बुक्स जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर मान लीजिए कोई टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड है तो उस टाइम, जैसे मान लीजिए 20 जनवरी तक वुलन का ऑर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है जिसने डिलीवरी करनी है वो 20 जैन को ऑर्डर लेकर आया, लेकिन आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस आवर्स, यानी बिजनेस आवर्स कितने होते हैं, 9 to 5 या 9 to 6 होते हैं जनरली। अगर आप रात को 10 बजे डिलीवरी लेकर आओगे तो ऐसी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट यानी कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर डेट पता है लेकिन रीजनेबल टाइम के अंदर तो आप ला रहे हो, बट पर्टिकुलर आपको टाइम का भी तो ध्यान रखना होगा ना। वर्किंग आवर्स के क्लोज होने के बाद जो भी मटेरियल आप लेकर आते हो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इज योर व्हेन एप्लीकेशन is to be made by promiser for certain application। जब promisee ने कोई पर्टिकुलर टाइम पर कोई पर्टिकुलर डेट निर्धारित कर दी है तो प्रोमिसर को ये जिम्मेदारी होती है कि उसी पर्टिकुलर टाइम में उसी पर्टिकुलर डेट को उसके मटेरियल की सप्लाई करनी है और उस तक माल की डिलीवरी पहुंचानी है, तभी उसे अपना कॉम्पनसेशन रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसर व्हेन नो प्लेस इज फिक्स्ड बाय द प्रोमिसी। यदि प्रोमिसी के द्वारा कोई डेट और टाइम की प्रॉमिस की फिक्सेशन नहीं हुआ है तो प्रोमिसर चाहे तो उसे रिक्वेस्ट कर कर एप्लीकेशन देकर किसी पर्टिकुलर डेट को या टाइम को अप्रूव करवा सकता है। सपोज ए और बी में बी को मटेरियल डिलीवर करना है ए को, तो वो बी ए से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपको 12 जनवरी को 12 बजे आपके ऑफिस में मटेरियल डिलीवर कर दूंगा, और बी यदि ए यदि उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो ये डिलीवरी सही मानी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होगा। यदि या तो देखो, या तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम एंड प्लेस फिक्स है तो हम वहां पर डिलीवरी कर देंगे, यदि कोई टाइम एंड प्लेस फिक्स नहीं है तो हम रीजनेबल टाइम में और जो वैलिड डेट होनी चाहिए यानी कि समय के निकलने से पहले, बहुत ज्यादा डिले हमें नहीं करना है वो लेंगे। या फिर यदि किसी प्रोमिसी के द्वारा कोई टाइम एंड प्लेस डिसाइड कर दिया हो या प्रोमिसर के द्वारा टाइम एंड प्लेस डिसाइड कर दिया हो। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमिसी। यानी सपोज एक्स ने वाई से 10,000 रुपीज उधार लिए हुए थे। अब एक्स क्या करता है कि 12 जनवरी तक वाई को 8,000 रुपए की गुड्स दे देता है, यानी कुछ सामान भेज देता है। अगर वाई उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि एक्स को सिर्फ अब उसे 2,000 रुपीज ही रिपे करने हैं। यानी अगर कोई मैनर प्रोमिसी ने पहले से सेट किया है तो प्रोमिसर को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। अगर प्रोमिसी ने कोई मैनर सेट नहीं किया है और प्रोमिसर ने जिस हिसाब से पेमेंट की, यदि प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोमिसर को आगे उसकी रिमेनिंग पेमेंट का ही भुगतान करना होगा। So that is your time and place of repayment of या time and place of promises. Next topic आपका आता है time as essence of contract। जब टाइम स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपके पास, इसके अंदर सिर्फ 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है कि टाइम को कितनी वैल्यू देनी है। यानी यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, सपोज 31 जनवरी, सपोज मैंने एक पार्टी से मकान खरीदा, ठीक है, सोनिया ने मोहन नाम की एक पार्टी से एक मकान खरीदा और वो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल एग्रीमेंट, उसमें ये लिखा हुआ था कि 31 जनवरी से पहले मकान की डिलीवरी और पेमेंट हो जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए 31 जैन तक उसने मकान मुझे नहीं दिया तो मैं उसके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ, ठीक है। यानी ये पार्टीज के अपने डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि यदि वो टाइम को वैल्यू देते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर टाइम के अंदर
अपने काम को खत्म कर देना चाहिए। यदि मान लीजिए बोथ द पार्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लिखने के लिए ही लिख रहे हैं कि हम टाइम को यानी कि 31 जनवरी का टाइम है, लेकिन वो उसके बाद भी अगर पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसके बाद भी वो मकान की सेल परचेज करते हैं, तो इसके लॉस के लिए वह दोनों जिम्मेदार होंगे। अगर उन दोनों में से किसी एक पार्टी ने पेमेंट कर दी है लेकिन दूसरे पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि जिस पार्टी का डिफॉल्ट है वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट करेगा, क्योंकि उसने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दी जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम मेंशन था। ये 3 केसेस आपको इसके अंदर लिखने होंगे। नेक्स्ट इज योर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जब एक व्यक्ति अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को पूरा करता है और उसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें एक व्यक्ति के परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया है और दूसरे व्यक्ति के परफॉर्मेंस को पूरा होना बाकी है, यानी ए ने गुड्स सप्लाई कर दिए लेकिन बी की तरफ से पेमेंट आनी बाकी है। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जिसमें दोनों पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना बाकी है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वो होती हैं जब दोनों पार्टीज के परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी एक पार्टी का परफॉर्मेंस दूसरी पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप से हम कॉन्ट्रैक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट करते हैं हमारा म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस मतलब जबकि एक पार्टी के प्रॉमिस के बाद यानी एक पार्टी के काम को पूरा होने के बाद दूसरे पार्टी का काम शुरू होगा, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि दोनों यानी कि दोनों की परफॉर्मेंस साथ साथ चलेगी, साइमल्टेनियसली चलेगी दोनों की प्रॉमिस, यानी कि तब तक उसकी प्रॉमिसी नहीं हो सकती। एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता कर सकता क्योंकि दोनों की प्रॉमिस साथ साथ चलेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक पार्टी अपनी प्रॉमिस कर देता है पूरा और दूसरी उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो क्या होगा, जो पार्टी इंटरेस्ट शो नहीं करती उसे लॉस को बियर करना पड़ेगा। वो उससे क्षतिपूर्ति की डिमांड कर सकता है, कौन, जिस पार्टी ने अपनी प्रॉमिस को पूरा कर दिया है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस का नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है, जहां पर पार्टीज को अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है इंडिपेंडेंटली, ताकि दूसरी पार्टी ने अगर प्रॉमिस को पूरा किया है या नहीं किया है उससे हमारा कोई मैटर नहीं है, बस हमें अपने पार्ट का प्रॉमिस को पूरा करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो वो दूसरे पार्टी को डैमेज के लिए आंसरेबल होगा, यानी उसने क्यों नहीं, यानी ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गुड्स की सेल के लिए और बी उसे 50,000 रुपीज पे करेगा। ए ने गुड्स डिलीवर कर दिए बट बी ने 50,000 पे नहीं किए, तो क्या होगा, जो बी है वो आंसरेबल होगा और क्षतिपूर्ति को पे करेगा किसको, बी को, ए को। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। जब नाम से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कंडीशनल भी है। जब एक प्रोमिसर की परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है तो इसको क्या बोलते हैं, जबकि और सब्सिक्वेंट है, यानी कि एक की परफॉर्मेंस होगी तभी दूसरे की परफॉर्मेंस होगी, इसको हम कंडीशनल और डिपेंडेंट करते हैं। अगर ए ने प्रॉमिस किया कि मैं ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे घर के आगे एक बड़ा पीपल का पेड़ है उसे हटा दूंगा यदि तुम मुझे कस्सी और फावड़ा प्रोवाइड करोगे, तो यदि ए जो बी है वो ए को कस्सी और फावड़ा और कैंची प्रोवाइड नहीं करेगा तो ए बी के घर के सामने से बड़ा पीपल का पेड़ कैसे हटाएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक का प्रॉमिस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के द्वारा प्रोवाइड किए गए उपकरणों के ऊपर। तो इसलिए ऐसे प्रोमिसेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोमिसेस। सो ये इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका ये वाला चैप्टर अभी रिमेनिंग पार्ट इसके अंदर बचा है, इसको अभी हम थर्ड सेशन में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रिपेयर योर नोट्स एंड स्टडी हार्ड।